देखिए गत वीडियो में हमने अध्ययन किया था, एक तो हमने एग्जाम्पल सिद्ध किया था और दूसरी बात कुछ दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी थी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है अपने इस पाठ में गोलीय दर्पणों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परपाटी, यानी गोलीय दर्पणों के लिए दूरियां मापते हैं हम, उन दूरियों को किस प्रकार से मापते हैं, कौन सी धनात्मक मापी जाती हैं, कौन सी ऋणात्मक मापी जाती हैं और कहां से इनको मापते हैं। तो देखिए गोलीय दर्पणों के लिए जो कार्तीय चिन्ह परपाटी है उसके अनुसार समस्त जो दूरियां होती हैं, जो भी दूरियां होती हैं वो समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव ओ से मापी जाती हैं। देखिए ये दर्पण है अपना, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है इसका, मुख्य अक्ष है। और मैंने आपके लिए गत वीडियो में बताया था कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को उस दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यदि माने तो हम इसको क्या मान सकते हैं, एक्स अक्ष मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, वाई अक्ष मान सकते हैं। भाई अपन गणित में मैथ में जब ग्राफ खींचते हैं तो उसमें दोनों अक्ष मानते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो अपन यहां पर इसको क्या मान लेते हैं, एक्स अक्ष, इसको क्या मान लेते हैं, वाई अक्ष मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए नई कार्तीय चिन्ह परपाटी के अनुसार सबसे पहला नियम क्या था, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहां पर कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाने वाली समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। चाहे आगे वाली दूरियां मापते हैं चाहे पीछे वाली दूरियां मापते हैं। भाई प्रकाश हमेशा कहां से आपतित होता है, आगे से आपतित होता है। तो प्रकाश कहां से आ रहा है, तो बिंब से, वस्तु से प्रकाश आएगा। और वस्तु का नाम क्या बताया था मैंने आपको विज्ञान भाषा में, बिंब बताया था पिछली वीडियो में। तो यहां पर जो बिंब रखा हुआ है, इस बिंब से जो प्रकाश आ रहा है कहां आकर गिरेगा, दर्पण पर आकर गिरेगा। तो यहां से और यहां तक की अर्थात बिंब दूरी यदि ज्ञात करें तो बिंब दूरी अपन कहां से कहां तक ज्ञात करेंगे, जहां पर वस्तु रखी हुई है वहां से लेकर के जिस पर प्रकाश आपतित हो रहा है वहां तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, बिंब दूरी कहलाएगी। तो बिंब दूरी कहां से मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से, अर्थात यहां से लेकर के यहां तक की जो भी दूरी होगी क्या कहलाएगी, बिंब दूरी कहलाएगी। अर्थात दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक के बीच की दूरी को उसकी बिंब दूरी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। कोई सी दूरी मापें, बिंब दूरी मापें, फोकस दूरी मापें, प्रतिबिंब दूरी मापें, ठीक है ना। कोई सी भी दूरी यदि मापते हैं अपन तो उस दूरी को मापने के लिए अपन किसको उपयोग करेंगे, कौन सा पॉइंट लेंगे, सबसे पहले ध्रुव लेंगे, दर्पण का ध्रुव ओ। तो ये इसका पहला पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाने वाली समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि बिंब को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। देखिए मैंने आपके लिए पहले बताया था कि जब भी कोई दर्पण है तो उस दर्पण पर प्रकाश आपतित होता है। भाई अपन पॉइंट पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। कौन सा पॉइंट चल रहा है अपना, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो प्रकाश निश्चित ही किसी वस्तु से आ रहा होगा। अपन ने वस्तु टॉर्च ले रखी है, फिर कोई और साधन ले रखा है, ठीक है ना। तो अपन जो भी वस्तु ले रहे हैं जिससे प्रकाश आ रहा है उस वस्तु से आने वाला प्रकाश किस पर आकर गिरेगा, दर्पण पर आकर के आपतित होता है। तो ध्यान रखें कि हमेशा वस्तु को या बिंब को दर्पण के किधर रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। ये इसका बायां भाग है, ये इसका दायां भाग है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि बिंब को या वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। तीसरा पॉइंट आता है मुख्य अक्ष के समांतर। यह मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर या तो बात करें इस तरीके से किरण चलें या फिर इस तरीके से किरण चलें, तो ये रेखा एक दूसरे क्या होंगी, समांतर होंगी, नहीं होंगी। अरे गणित में पढ़ी होंगी आपने, ये रेखा एक दूसरे क्या होंगी, समांतर होंगी, ये भी एक दूसरे क्या होगी, समांतर होंगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर और मूल बिंदु के बाईं ओर, मूल बिंदु क्या माना था मैंने, उसका दर्पण का ध्रुव। मूल बिंदु क्या माना था, दर्पण का ध्रुव माना है। तो मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के बाईं ओर, ये मूल बिंदु है, इसका बाईं ओर किधर होगा, इधर तरफ होगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर और मूल बिंदु के बाईं ओर मापे जाने वाली समस्त दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। देखिए मैं यहां पर तीर निशान लगाया है कि दर्पण के बाईं ओर की समस्त दूरियां कैसी मापी जाती हैं, ऋणात्मक मापी जाती हैं। और बाईं ओर कौन सी रख रखी है हमने, बिंब रख रखा है, तो बिंब की दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। और मैं आपके लिए आगे बताऊंगा आगे चल करके।
दोबारा देखें, मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के बाईं ओर मापी जाने वाली समस्त दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। दूसरी बात करें इसी में, मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के दाईं ओर, ये तो कौन सी ओर था? बाईं ओर। ये कौन सी ओर हो गया? दाईं ओर। तो मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के दाईं ओर मापे जाने वाली समस्त दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। बाईं ओर की दूरियां तो कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। दाईं ओर की दूरियां कैसी होंगी? धनात्मक होंगी। तीसरा पॉइंट क्लियर। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, अब बात इस तीर के निशान की और इसकी तो हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं ऊपर वाले की और नीचे वाले की। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबवत मापे जाने वाली दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, ऊपर की ओर है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबवत अर्थात प्लस वाई अक्ष के अनुदेश, ऊपर की ओर प्लस वाई और नीचे की ओर माइनस वाई। ठीक है भाई, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबवत अर्थात प्लस वाई अक्ष के अनुदेश मापे जाने वाली समस्त दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। इसी प्रकार मुख्य अक्ष के नीचे की ओर, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर लंबवत अर्थात माइनस वाई अक्ष के अनुदेश मापे जाने वाली दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। दोबारा सुने चार पॉइंटों को। पहला पॉइंट है, मुख्य अक्ष के समांतर मापे जाने वाली समस्त दूरियां, मुख्य अक्ष के अनुदेश या मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के कहां से मापी जाती हैं? ध्रुव से मापी जाती हैं। दूसरा पॉइंट, बिंब को हमेशा दर्पण किधर रखते हैं? बाईं ओर रखते हैं। तीसरी बात आती है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के बाईं ओर मापी जाने वाली समस्त दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। इसी प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के दाईं ओर मापे जाने वाली दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। चौथा पॉइंट, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबवत मापे जाने वाली अर्थात प्लस वाई अक्ष के अनुदेश मापे जाने वाली दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। जबकि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर लंबवत मापे जाने वाली दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। ये आपके चार पॉइंट हो गए। अब आगे बात करते हैं। देखिए, आपके इस पोर्शन में आगे चल करके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, आंकिक प्रश्न आते हैं, और उन आंकिक प्रश्नों में कुछ दूरियां आती हैं। तो जब उन आंकिक प्रश्नों को करते हैं तो इस कार्तीय चिन्ह पर पाटी के अनुसार वहां पर हम उन संख्याओं के आगे प्लस या माइनस का निशान प्रयुक्त करते हैं। ठीक है ना। यदि आपको कार्तीय चिन्ह पर पाटी पूर्णतः याद है तो आप उन आंकिक प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। और यदि आपके लिए ये कार्तीय चिन्ह पर पाटी याद नहीं है कि कौन सी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, कौन सी दूरियां धनात्मक होती हैं, तो आप उन आंकिक प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए बता रहा हूं कि कौन कौन सी दूरियां धनात्मक मापी जाती हैं और कौन कौन सी दूरियां ऋणात्मक मापी जाती हैं। ठीक है ना। देखिए, दो दर्पण हैं अपने यहां पर। कितने दर्पण हैं? दो दर्पण। मैं इधर से मिटा रहा हूं उसको। देखिए, एक तो आता अपना अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक आता है हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है भाई, बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है बिंब दूरी की। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? बिंब दूरी की। बिंब दूरी मीन्स वस्तु की ध्रुव से दूरी। ठीक है, तो बिंब दूरी की जहां तक बात करें तो हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था आज आपके लिए कार्तीय चिन्ह पर पाटी में कि वस्तु को हमेशा दर्पण के किधर रखा जाता है? बाईं ओर रखा जाता है। कहां रखते हैं? बाईं ओर। अब बिंब तो बाईं ओर ही रहेगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो और चाहे कौन सा दर्पण हो? उत्तल दर्पण हो। दिक्कत इसीलिए दोनों प्रकार का कोई सा भी दर्पण हो, चाहे तो उत्तल हो चाहे कौन सा हो? अवतल हो, बिंब हमेशा कहां रहेगा? इसके सामने रहेगा। और सामने की समस्त दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। तो अवतल दर्पण के लिए बिंब दूरी कैसी रहेगी? ऋणात्मक रहेगी। और उत्तल दर्पण के लिए भी बिंब दूरी कैसी रहेगी? ऋणात्मक रहेगी। दिक्कत इसी के लिए। चलिए आगे बात करते हैं।
ध्यान रखें कि बिंब दूरी को u से व्यक्त किया जाता है हमेशा। किसी व्यक्त करते हैं? u से व्यक्त करते हैं। आगे चलें, अवतल दर्पण के लिए बिंब दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी का मान भी ऋणात्मक ही आता है। ध्यान रखें, अवतल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी का मान भी क्या आता है? ऋणात्मक आता है, क्योंकि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा कहां बनते हैं? दर्पण के सामने ही बनते हैं। जब दर्पण के सामने ही बनते हैं तो इनकी दूरी भी कैसी आती है? ऋणात्मक ही आती है। एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें ही प्रतिबिंब दर्पण के कहां बनता है? पीछे की ओर बनता है। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी? बिंब दूरी की। आगे बात करते हैं हम प्रतिबिंब दूरी की। प्रतिबिंब दूरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आंकिक प्रश्नों के लिए आगे चलकर। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को व्यक्त किया जाता है v के द्वारा। किस व्यक्त करते हैं? v से व्यक्त करते हैं। अब ध्यान दें, अवतल दर्पण के लिए यह दूरी भी कैसी होती है? माइनस में होती है। किस में होती है? माइनस में होती है। ध्यान रखें, अवतल दर्पण के लिए सारी दूरियां किस में आएंगी? माइनस में आएंगी। किस में आएंगी? ठीक है ना। जबकि उत्तल दर्पण के लिए केवल बिंब दूरी माइनस में आती है, शेष दूरियां किस में आती हैं? धनात्मक आती हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी माइनस में क्यों आती है? यह माइनस में इसलिए आती है क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो प्रतिबिंब दर्पण के कहां बनते हैं? सामने बनते हैं। जिधर बिंब रखा होता है उधर ही इनके क्या प्राप्त होते हैं? प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। मान लीजिए प्रतिबिंब यहां बन रहा है इसका, इस स्थान पर, तो इसके सामने बना, और सामने बना तो दूरी कैसी हुई? इसकी ऋणात्मक हुई। जबकि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण कब होता है जानते हैं आप? प्रतिबिंब का निर्माण कब होता है बता चुका हूं मैं आपके लिए, पहले सुन लें दोबारा आप। जब प्रकाश की किरणें दर्पण पर जाकर आपतित होंगी तो आपतन के पश्चात जब इस दर्पण से इन किरणों का परावर्तन होगा, चाहे तो आगे परावर्तित हो चाहे किसी प्रकार से वो मिलती हुई प्रतीत हो इस तरफ, ठीक है ना। जब इन किरणों का परावर्तन होगा पुनः, तो परावर्तन के पश्चात ये किरणें जिस स्थान पर मिलती हैं, जिस स्थान पर जाकर के मिलती हैं एक दूसरे से या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मैंने हटाकर बताया था पीछे, हम खुद हटाते हैं इन लाइनों को इस तरफ, ठीक है ना। या तो मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जिन बच्चों ने शुरुआत से वीडियो देखी उनको समझ में बिल्कुल आ गए, और जिन्होंने आज पहली बार देखी उनको समझ में नहीं आ गए। ध्यान से सुन लें, फिजिक्स का चैप्टर है, देखिए दोबारा सुने। जब ये बिंब से प्रकाश की किरणें दर्पण पर जाकर के आपतित होंगी, आपतन होने के पश्चात इन प्रकाश की किरणों का क्या होगा? परावर्तन होगा। चलिए मैं चित्र समझाता हूं आपके लिए। देखिए ये दर्पण है, ठीक है, ये इसका क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है भाई। अब मैं आपके लिए बता रहा हूं कि प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है रोई, ठीक है भाई। जब ये प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर जाकर गिरेंगी तो इनका क्या होगा? यहां से परावर्तन होगा, ठीक है। यदि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण इन प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है? केंद्रित करता है, एक बिंदु पर केंद्रित। तो देखिए ये किरण इधर गई, इसका इधर परावर्तन हो गया, निकल गई इससे होकर के, और ये किरण का परावर्तन इस तरीके से ऊपर तरफ हो गया। जिस स्थान पर जाकर ये दोनों किरणें मिली उस स्थान पर इसका क्या प्राप्त हुआ? हमारे लिए प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? तो इसका प्रतिबिंब कहां बना? इस स्थान पर बना। जिस स्थान पर प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस एफ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस एफ। और इस स्थान को अपन क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव ओ कहेंगे। दर्पण के ध्रुव ओ से फोकस या प्रतिबिंब तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। बता चुका हूं पिछली वीडियो में। दर्पण के ध्रुव ओ से प्रतिबिंब तक अर्थात फोकस तक के बीच की दूरी क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। और फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। किस बात करते हैं? स्मॉल एफ से करते हैं। कैपिटल एफ से फोकस को व्यक्त करते हैं, स्मॉल एफ से फोकस दूरी को व्यक्त करते हैं। अब समझ आ गया प्रतिबिंब कैसे बनता है? जब भी प्रकाश किरणें दर्पण पर जाकर आपतित होंगी और जब भी परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर के मिलती हैं आपस में,
उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। राइट, चलिए, तो बात हुई प्रतिबिंब दूरी की, तो प्रतिबिंब दूरी अवतल दर्पण के लिए कैसी होती है? माइनस आती है। किस में आती है? अब बात करें उत्तल दर्पण की, तो देखिए अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब कहां बनता है? यहीं पर बन जाता है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आगे नहीं बनता है, बल्कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? आभासी होती है। कैसी होती है? दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, एक तो होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और एक होते हैं आभासी प्रतिबिंब। बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं आपके लिए, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे होते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या होते हैं वास्तविक और क्या होते हैं आभासी प्रतिबिंब? जानते हैं? देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात यदि अपने आप मिलें, अपने आप जाकर के मिल जाए, एक स्थान पर जाकर के मिल जाए परावर्तन के पश्चात, तो वो प्रतिबिंब तो कैसा होगा? वास्तविक। और यदि प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी निश्चित बिंदु पर जाकर मिलती नहीं है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, झूठा होता है। देखिए, ये किरणें परावर्तन के पश्चात अपने आप आकर यहां पर मिल गई, मिली अपने आप, तो ये प्रतिबिंब तो कैसा होगा? वास्तविक। अब यदि उत्तल दर्पण होता तो उत्तल दर्पण पर ऐसी प्रक्रिया नहीं होती। क्या होती? कि उत्तल दर्पण की प्रकृति होती है अपसारण करने की, अर्थात प्रकाश की किरणों को फैला देता है, एक बिंदु पर केंद्रित नहीं करता है। जब एक बिंदु पर केंद्रित नहीं करता है तो ये किरण कहां चली जाती? ऊपर, और ये कहां चली जाती? नीचे। क्या ये दोनों किरणें मिलती है किस स्थान पर जाकर के? नहीं मिलती। और जब एक स्थान पर नहीं मिलती तो क्या प्रतिबिंब प्राप्त होता है इनका? वास्तविक नहीं होता। फिर ऐसी कंडीशन हम क्या करते हैं कि इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इस तरीके से डॉट डॉट लाइन से बढ़ा दिया, और जब डॉट लाइन से बढ़ाते हैं तो फिर ये पीछे जाकर के मिल जाती हैं, और जब हम स्वयं इन लाइनों के पीछे की तरफ बढ़ाकर प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो, प्रतिबिंब कहां बना? दर्पण के पीछे बना। कहां बना? दर्पण के पीछे। और जब मैंने पहले बनाया था अवतल वाला, वो बना था इसके सामने, तो पीछे की दूरी कैसी होगी? सबकी सब धनात्मक होती है। कैसी होती है? तो यहां पर प्रतिबिंब दूरी कैसी होगी बेटा? धनात्मक होगी। कैसी होगी? नेक्स्ट बात करते हैं फोकस दूरी की। किसकी बात करते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी को व्यक्त किया जाता है स्मॉल एफ से। किस व्यक्त करते हैं? स्मॉल एफ से। ये तीन चीज घूम घूम कर चलेंगी ज्यादातर न्यूमेरिकल अंक के प्रश्नों में, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी। एक चीज और आती है आवर्धन वाली, उसको मैं आपको बता दूंगा आगे आगे पॉइंट। फोकस दूरी स्मॉल एफ। देखिए, फोकस दूरी का संबंध प्रतिबिंब से ही है। कैसे है? कि देखिए, यहां पर फोकस प्राप्त हो रहा है एफ, तो मूल बिंदु से, मूल बिंदु क्या? अपना दर्पण का ध्रुव ओ है, मूल बिंदु से प्रतिबिंब की या फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ कहते हैं इसको। यहां से और यहां तक की दूरी क्या कहेंगे? स्मॉल एफ। तो जब प्रतिबिंब अगर पीछे बनेगा तो फोकस दूरी कहां मापेंगे? पीछे को ही मापेंगे। अगर प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के सामने बनता है, तो फोकस दूरी कहां मापेंगे? सामने ही मापेंगे। तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब कहां बनता है? सामने बनता है, तो फोकस दूरी कहां मापेंगे? सामने मापेंगे। तो काई में आएगी दूरी? माइनस में आएगी, क्योंकि सामने वाली दूरी किस में होती है? माइनस में। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी किस में आती है? माइनस में आती है। जबकि इसके लिए दूरी कहां जाएगी? पीछे की ओर, तो किस में आएगी? प्लस में आएगी। ये लिए प्लस। ठीक है भाई, दिक्कत इसीलिए तीनों। देखिए, दोबारा देख लें, अवतल दर्पण के लिए समस्त दूरी किस में आती है? माइनस में आती है। जबकि उत्तल दर्पण के लिए बिंब दूरी को छोड़ करके दोनों दूरियां किस में आती हैं? प्लस में आती हैं, धनात्मक आती हैं। ठीक है, अब कोई सा भी दर्पण हो, बिंब दूरी तो हमेशा किस में आएगी? माइनस में ही आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, एक चीज आती है ऊंचाई की। ऊंचाई वाली यदि बात आ जाती है, देखो एक चीज ध्यान रखें कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेंगे वो हमेशा कैसे बनेंगे? वास्तविक बनेंगे। कैसे बनेंगे? वास्तविक बनेंगे और उल्टे बनेंगे। वास्तविक और कैसे बनेंगे? उल्टे। उल्टे का मतलब क्या हुआ पता है? या के नीचे की ओर। कहां बनेंगे? आके नीचे। और जबकि उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होंगे? आभासी और सीधे। कैसे बनेंगे? आभासी और सीधे बनेंगे। ठीक है,
एक आ जाती है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। और आवर्धनता को हम व्यक्त करते हैं स्मॉल एम से। किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल एम से। सूत्र होता है V अपॉन यू, एम बराबर V अपॉन यू। कई बार आता है H डैश अपॉन H। अलग अलग जगह हैं जहां पर प्रश्न में जो चीज दे रखी होती है उसी के हिसाब से व्यक्त करते हैं। V अपॉन यू को भी लें या फिर H डैश अपॉन H को लें, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही दर्पण का आवर्धन कहा जाता है। लेंस में अधिक उपयोग होगा ये आगे चल करके, दिक्कत यहां पर किसी के लिए। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन। इस पाठ में नेक्स्ट चीज आती है, एक उदाहरण दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि दो छोटे द्वारक के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। रोक दे। देखिए उदाहरण है कि सिद्ध कीजिए कि छोटे द्वारक के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। उदाहरण कह रहा है कि सिद्ध करना है कि छोटे द्वारक के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को किसी व्यक्त करते हैं कैपिटल आर से। किसी व्यक्त करते हैं कैपिटल आर से। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। फोकस दूरी किसी व्यक्त करते हैं स्मॉल एफ से। किस व्यक्त करते हैं? स्मॉल एफ से। दोगुनी किसे लिखेंगे? 2 से। तो सिद्ध करना है आर बराबर 2f। क्या सिद्ध करना है? आर बराबर 2f सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? अवतल दर्पण दे। देखिए ये अपना अवतल दर्पण है, ठीक है भाई। ये अपना क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। इस अवतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण आर आपतित हो रही है जो किस बिंदु पर जाकर गिर रही है? P पर। तो अपन लिखेंगे कि चित्र में आर पी कौन सी किरण है? आपतित किरण है। गौर से देखें आप, चित्र में आर पी कैसी किरण है? आपतित किरण है, जो मुख्य अक्ष के कैसी है? समांतर है। भाई इसी तरीके से मुख्य अक्ष है और सेम उसी प्रकार से ऊपर क्या है? आपतित किरण है। तो चित्र में आरपी एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के बिल्कुल क्या है? समांतर है। भाई मैं 10 ऐसे लाइन खींच दूं, ये सब रेखा एक दूसरे क्या है? समांतर है। नहीं होंगी समांतर? तो ये भी एक दूसरे क्या है? बिल्कुल समांतर है। क्या हो रहा है कि ये आरपी किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये किरण यहां पर जाकर गिरी, यहां पर जाकर गिरने के पश्चात इसका क्या हुआ? परावर्तन हुआ। जब इसका परावर्तन हुआ तो एक किस दिशा में गई? क्यू दिशा में। किधर गई? क्यू दिशा में। पी से किधर गई? क्यू में। तो यहां पर पी क्यू कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। इन लाइनों से नहीं मैं आपके लिए खोल कर समझाऊंगा इस तरीके से, ध्यान से दोबारा देखें। चित्र में आर पी एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के पी बिंदु पर जाकर के आपतित हो रही है। पी बिंदु पर आपतित होने के पश्चात यह किरण मुख्य अक्ष से निकल करके क्यू दिशा की ओर जा रही है, अर्थात चित्र में पी क्यू कौन सी किरण हुई? आपकी परावर्तित किरण। तथा जो मुख्य अक्ष को बिंदु एफ पर काट रही है, यहां पर क्या बने थे? बिंदु एफ, अर्थात फोकस। आ कह रहा है कि सीपी रेखा बिंदु पी पर क्या है? अविलंब है। मैंने आपको परावर्तन के नियम में शुरुआत की वीडियो में बताया था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य में जो हम लंब डालते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? अविलंब कहते हैं। तो ये तो है आपकी आपतित किरण, ये कौन सी है? परावर्तित किरण। तो इन दोनों के बीच हमने क्या डाल रखा है? अविलंब डाल रखा है, जिसको अपन किससे व्यक्त कर रहे हैं? सी पी से व्यक्त कर रहे हैं। किससे व्यक्त कर रहे हैं? सी पी से व्यक्त कर रहे हैं। तो अतः सीपी इस अवतल दर्पण की क्या हुई? वक्रता त्रिज्या हुई। यदि अपन यहां से व्यक्त करते हैं तो, यदि यहां से अपन दर्पण को व्यक्त करते हैं तो सीपी क्या होगी? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। अब बात करते हैं परावर्तन के नियम से, सिद्ध करते हैं परावर्तन के नियम से। और परावर्तन का नियम दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव कैसा होता है? बराबर होता है। तो ये वही कह रहा है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को किस व्यक्त करते हैं? स्मॉल आई से, और परावर्तन कोण को किस व्यक्त करते हैं? स्मॉल आर से। इसलिए कोण आई बराबर कोण आर। ये तो हो गया
परावर्तन का नियम, लेकिन अपन यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं अवतल दर्पण के लिए। और अवतल दर्पण के लिए यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण कौन से हैं? देखिए, आपतन कोण भी इसी P बिंदु पर बन रहा है और परावर्तन कोण भी इसी बिंदु P पर बन रहा है, लेकिन कैसे बन रहे हैं? देखिए, आपतन कोण बन रहा है RPC, इधर बन रहा है, बन तो P पे ही रहा है, लेकिन यहां पर अलग हो गया ये, और ये वाला पोर्शन अलग हुआ है, तो आपतन कोण हो गया RPC, किसके बराबर है? परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण कौन सा बन रहा है? QPC, ये हो गया परावर्तन कोण, और ये कौन सा हो गया? आपतन कोण। तो देखिए, मैंने वही लिखा है, आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R, अर्थात या कोण RPC बटे कोण QPC। देख लीजिए, कोण RPC बराबर कोण QPC, अर्थात I बराबर R। नेक्स्ट क्या कह रहा है? चूंकि आपतित किरण RP मुख्य अक्ष की कैसी है? समांतर है। जो आपतित किरण है RP, ये मुख्य अक्ष क्या है? समांतर है। अतः RPC और PCF ऐसे पढ़ेंगे गणित में, ये जेड की आकृति वाले कौन से कोण कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखिए, यहां पर भी एकांतर कोण बन रहा है। कैसे बन रहा है? RPC फिर PCF, बन गया जेड की आकृति। और जेड की आकृति के अंदर आने वाले जो कोण होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। तो एक कोण तो ये बन गया RPC का, यहां का, और एक कोण कहां बन गया? PCF, इस स्थान का। तो ये कोण एक दूसरे क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे। कौन से होंगे? एकांतर कोण। ये कह रहा है RPC बराबर PCF। देखिए, RPC ये कोण और PCF ये वाला कोण एक दूसरे कैसे हैं? एकांतर कोण हैं। फिर ये कह रहा है अतः PCF कहां है? देखिए, PCF ये वाला कोण, ध्यान रखें आप, PCF। दूसरा क्या कह रहा है? QPC। कौन सा है? QPC ये वाला कोण। फिर कह रहा है FPC ये तीनों कोण एक दूसरे क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि RPC और PCF कोण एक दूसरे क्या हैं? एकांतर हैं। जब ये एकांतर है तो ये तीनों फिर कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। फिर कह रहा है इसलिए त्रिभुज PCF में, ध्यान रखिए त्रिभुज है, ठीक है ना, इसलिए त्रिभुज PCF में, कहां है त्रिभुज PCF? देखो, ये बन गया, ये त्रिभुज PCF में। अब इन ऊपर लाइन इनको छोड़ दीजिए आप, इस त्रिभुज से बात कर रहे हैं अपन, PCF त्रिभुज की बात कर रहे हैं। त्रिभुज PCF में PF बराबर किसके होगा? FC के। कहां है PF? PF बराबर FC, यानी PF की दूरी और FC ये दोनों भुजा एक दूसरे क्या होंगी? बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता है, द्वारक कहां पाया जाता है? परावर्तक पृष्ठ यहां पर पाया जाता है, ठीक है। यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता है तो बिंदु P दर्पण के ध्रुव O के क्या होगा? समीप होगा। यदि दर्पण का द्वारक कैसा हो? छोटा हो। तो द्वारक यदि छोटा होगा ना, तो ये P बिंदु जो है, जो दूर दिखाई दे रहा है, ये P बिंदु इस दर्पण के ध्रुव क्या आ जाएगा? समीप आ जाएगा। और जब समीप आएगा तो इन दोनों भुजाओं की दूरी P और F की और C और F की क्या होगी? बराबर होगी। इसलिए फिर कह रहा है कि PF बराबर OF। कहां है? PF बराबर OF। अब तो यह त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इधर देख लीजिए, ये बन जाएगा अलग से ये वाला, ठीक है भाई। तो PF और OF का मान क्या होगा? बराबर होगा। और यहां पर है FC बराबर OF। FC कहां पर है? FC बराबर OF। जितनी दूरी यहां पर O से F तक की और O से F तक की दूरी कौन सी होगी? फोकस दूरी। ध्यान से सुनिए अब, कौन सी होगी? फोकस दूरी। क्योंकि यहां पर F काट रहा है मुख्य अक्ष को, तो यहां पर क्या प्राप्त हुआ हमारे लिए? फोकस F प्राप्त हुआ है। और दर्पण के ध्रुव O से फोकस तक के बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो O से F तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी, ठीक है ना। और O से C तक की दूरी क्या कहलाएगी? बताइए। O से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये क्या है? इसका वक्रता केंद्र है। C क्या है? इसका वक्रता केंद्र। C क्या है? इसका वक्रता केंद्र है। और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? कैपिटल R के द्वारा। और फोकस दूरी किस व्यक्त करते हैं? स्मॉल f के द्वारा। हो गया आपका सिद्ध यहीं पर। लेकिन फिर देख लीजिए आप दोबारा,
पी एफ किसके बराबर होगा, ओ एफ के, और एफ सी किसके समरूप होगा, ओ एफ के। ये कह रहा है अथवा ओ एफ बराबर हाफ ओ सी। क्यों लिख दिया, ये क्या कारण है, ओ एफ बराबर हाफ ओ सी क्यों लिख दिया, क्या चक्कर है, देखिए समझिए इसको आप। ये कह रहा है कि ओ एफ बराबर हाफ ओ सी। देखिए उदाहरण के रूप में समझिए आप, मान लीजिए यहां से और यहां तक के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। कोई दो शहर हैं, एक शहर है ओ और एक शहर है सी। इन दोनों के बीच की दूरी हमने कितनी मान ली, 4 किलोमीटर मान ली। कितनी मान ली, 4 किलोमीटर। अब देखिए इन दोनों के लगभग बिल्कुल मध्य में एक शहर और आता है जिसका नाम क्या है, एफ। ठीक है, अब यहां से यहां तक की दूरी 4 किलोमीटर है। कितनी है, 4 किलोमीटर, और इनके बीचों बीच में शहर आ रहा है कौन सा, एफ। तो यह एफ शहर की दूरी कितनी होगी, ओ से कितने होगी और सी से कितने होगी, 2 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, तो मैं क्या लिख दूं यहां पे 2 किलोमीटर, यहां पर भी 2 किलोमीटर। तो यहां से ओ से एफ तक की दूरी 2 किलोमीटर हो गई, और एफ से सी तक दूरी कितनी आएगी, 2 किलोमीटर। तो इसने क्या किया है कि ओ एफ का मान कैसे निकालेंगे, जब ओ से सी तक को मान दे रखा होगा, तो चलो दो ना पता तुमको पहले छोड़ो। ओ से सी तक की दूरी आपको पता है कितना, 4 किलोमीटर। तो आप ओ से एफ तक की दूरी कैसे याद करेंगे, 4 में कितने को भाग देंगे, 2 को देंगे। कितने को देंगे, 2 को। जब क्या निकल आएगा, एफ निकल आएगा। आधी दूरी निकाली अपन ने, कितनी दूरी निकाली, आधी। तो यहां पर वही लिख रहा है कि ओ एफ की जो दूरी है वो कब निकलेगी, जब ओ सी का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। देखिए ओ एफ बराबर हाफ ओ सी, ओ सी में कितने को भाग दे दो, 2 को भाग दे दो, ओ सी का आधा कर दी, जब क्या निकल कर जाएगा पास में, ओ एफ की दूरी क्या हो जाएगी। फिर कह रहा है कि ओ सी बराबर 2 ओ एफ। क्या क्या लिख सकते हैं, या तो ऐसे निकालो या फिर ओ सी का क्या कर दीजिए आप आगे ले आइए बचगुणा करके, तो ओ सी सॉरी पक्षांतरण करके, तो ओ सी बराबर हो जाएगा 2 ओ एफ। ओ सी आपने आगे ले लिया और ओ सी ओ एफ गुणा कैसे कर दिया, 2 से, तो ये हो गया ओ सी बराबर 2 ओ एफ। अब देखिए ओ से सी तक को अपन क्या माना, कैपिटल आर, अर्थात वक्रता त्रिज्या आर, और ओ से एफ तक क्या माना, फोकस दूरी एफ। इसलिए लिख दीजिए ओ सी के स्थान पर क्या लिख देंगे, आर, और ओ एफ के स्थान पर क्या लिख देंगे, एफ। सिद्ध हो गया आर बराबर 2f। और ये पूछ रहा था हमसे कि सिद्ध कीजिए कि छोटे द्वारक से के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। इसलिए अब आप यहां से एक लाइन लिखिए जो मैं आपको लिखा रहा हूं कि अर्थात जब, यहां से एक लाइन लिखिए आप जो मैं लिखवाया इसमें, अर्थात जब द्वारक छोटा है तो, अर्थात जब द्वारक छोटा है तो वक्रता त्रिज्या ओसी, वक्रता त्रिज्या ओसी बराबर आर, कैपिटल आर, ओसी बराबर कैपिटल आर, कॉमा फोकस दूरी ओ एफ बराबर स्मॉल एफ, ओ एफ बराबर स्मॉल एफ से दुगनी है एवं फोकस बिंदु एफ, कैपिटल एफ, फोकस बिंदु कैपिटल एफ दूरी ओसी का मध्य बिंदु है। अतः नीचे की लाइन लिखें, R बराबर 2f, और इसको कोष्टक में बंद कर दें। धन्यवाद।